हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल टॉक स्मार्ट हरिकृष्ण राजपूत पर आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहेगा। तो आइए देखते हैं। इसमें दिया गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले इसकी हिंट याद रखनी है। इसमें हिंट बोला तो पहचान, हिंट को हम कहते हैं पहचान, कि वाक्य को कैसे पहचानेंगे, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस का है। तो इसमें दिया गया ता, था, ती, थी, ते, थे, या आ, ई, या का उच्चारण या स्वर निकलता है। ठीक, तो ये किस टेंस का वाक्य कहलाएगा? पास्ट इंडेफिनिट का। एक पास्ट टेंस आपको पढ़ा चुके हैं, उसमें पहचान क्या थी? था, थी, थे और क्रिया होना पाई जाती है। इसमें था के साथ ता भी लगा होगा, ता, था, ती, थी, ते, थे। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसमें कौन सी क्रिया पाई जाएगी? मुख्य क्रिया। इसे इंग्लिश में बोला जाता है मैन वर्ब। क्या बोला जाता है? मैन वर्ब। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो पास्ट इंडेफिनिट होता है इसमें मुख्य क्रिया पाई जाती है, और जो केवल पास्ट टेंस होता है उसमें केवल होना क्रिया पाई जाती है। जब होना क्रिया पाई जाती है पास्ट टेंस में तो बाज वर्ब का प्रयोग करते थे, वो लिंकिंग वर्ब होती थी। और इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होगा निगेटिव और इंटरोगेटिव में। अगर साधारण होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं आएगी तो मुख्य क्रिया के रूप में आएगी। जैसे मुख्य क्रिया B1 होती है करना की डू, और B2 होती है डिड, और B3 होती है डन। तो कभी अगर आएगी भी तो B1 आएगी डू या डिड। आगे दिया गया जैसे मैन वर्ब। नोट नंबर 1, नोट माने होती है खास बात। जैसे इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल, एक वचन एवं बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करेंगे? डिड। ये कहा गया चाहे इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कहने का मतलब चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब डिड का ही प्रयोग करना पड़ेगा। कब? जब वाक्य आपका निगेटिव या इंटरोगेटिव होगा तब। आगे दिया गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव माने होता है कि स्वीकारात्मक वाक्य। जिस बात को स्वीकार कर लिया जाता है वो सेंटेंस स्वीकारात्मक कहलाता है। जैसे इसमें B2 का प्रयोग करते हैं जब वाक्य निगेटिव ना होकर के साधारण होता है तो B2 का प्रयोग करते हैं। B2 बोला तो क्रिया की सेकंड फॉर्म। ठीक, आगे देखिए हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं जब वाक्य आपका स्वीकारात्मक होगा साधारण, फिर आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो मुख्य क्रिया के रूप में करेंगे डिड। करना की सेकंड फॉर्म डिड लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट, यदि आप सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो सब्जेक्ट को ढूंढने के लिए दो बातें याद रखें, कौन या किसने। यदि आप वाक्य में सब्जेक्ट नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो कौन या किसने से मिलेगा। और B2 जो ये होती है, हमेशा याद रखें ना शब्द वाली क्रिया। जितनी क्रियाएं होती हैं उनमें सभी में ना शब्द लग जाएगा। जैसे उठना, बैठना, चिल्लाना, गाना, मरना, चीखना, कूदना, ये सभी क्रियाएं मुख्य क्रियाएं होती हैं। आगे दिया गया ऑब्जेक्ट। यदि आपका वाक्य बड़ा होता है उसमें कई चीज़ें पाई जाती हैं तो आप 3 चीज़ें याद रखें, किसे, क्या, कहाँ। सबसे पहले आप किसे से प्रश्न कीजिए, अगर मिले तो लगा दो, अन्यथा उसके लिए जगह मत छोड़ो। फिर क्या से प्रश्न कीजिए, फिर कहाँ से प्रश्न कीजिए। ये तीनों चीज़ों से प्रश्न कीजिए, जो मिलता जाए उसे लगाते जाओ, जो ना मिले उसके लिए जगह मत छोड़ो। उसके बाद अगर बचा हुआ भाग है तो पीछे लगा दो, उसे शेष भाग बोला जाता है। जैसे उसने कार्य ठीक समय पर किया, तो सबसे पहले हमने बताया कौन से प्रश्न कीजिए, किसने किया या कौन। तो कौन किया नहीं मिल रहा है, किसने किया उसने, तो उसने की लगा दो ही। तो कौन से अगर नहीं मिल रहा तो किसने से कीजिए। ठीक, तो किसने किया, उसने ही। अब करना के बाद आपको इसमें दी गई B2। अब B2 ढूंढिए, क्रिया क्या है? कार्य करना। ये आपकी क्रिया हो गई कार्य किया। तो कार्य की क्या होती है? वर्क। अब वर्क जो है ये आपकी B1 है और ये कहा गया B2 लगाना है, तो B2 के लिए आपको सेकंड फॉर्म लगाना, तो क्या हो जाएगा? वर्कड। ये हो गया वर्कड। आगे दिया गया ठीक समय पर। ठीक समय पर लगा दो एट द राइट टाइम। एट द राइट टाइम, फुल स्टॉप। आगे दिया उसने अपना कार्य ठीक समय पर किया। अब इस वाक्य में और उस वाक्य में थोड़ा ही अंतर है, समझो तो थोड़ा है, वैसे तो बहुत है। जैसे दिया गया अपना कार्य। अब इसमें क्या अंतर है? इसमें केवल कार्य दिया था तब ये हमारी क्रिया हो गई थी वर्कड। अब इसमें कार्य के साथ इन्होंने क्या लगा दिया? अपना। जब कोई क्रिया हो और उसके साथ अपना लगे तो वो क्रिया ना रह करके क्या हो जाता है? नाउन। इतनी बात आपको याद रखनी है कि अगर कोई हमारी मैन वर्ग क्रिया है और उस क्रिया के साथ अपना आ जाता है तो वो क्रिया ना रह करके हमारा नाउन में कन्वर्ट हो जाता है।
ठीक, तो ये क्रिया की जगह क्या हो गया, नाउन। अब क्रिया हमें लेनी पड़ेगी करना, जैसे किया, तो किया की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, डिड। तो अब ये हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, ये क्या लगाएंगे, मेन वर्ब। तो सबसे पहले किसने किया, उसने की लगा दिया आपने ही। अब इसमें तो वर्कड कर दिया था क्योंकि इसमें केवल कार्य था, अब इसमें कार्य के साथ अपना लग गया तो ये हमारा नाउन हो गया। तो इसमें हमें करना की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो आपको याद रखना है करना की 3 फॉर्में होती हैं, B2 B3। तो B1 होती है डू, और B2 होती है डिड, और B3 होती है डन। आपको ज़रूरत किसकी है, B2 की, तो वहाँ से क्या लेंगे, डिड। अब ये हमारी डिड ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये क्या है, मैन वर्ब। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए अब क्या किया, अपना कार्य, भाई उसने की ही, करना की डिड सेकंड फॉर्म। अब क्या किया, अपना कार्य। अपना की अंग्रेजी हम आपको आगे वाले टेंस में बता चुके थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक। तो उसमें बताया था कि यार ही होता है पुरुषलिंग, तो अपना की अंग्रेजी क्या लगाते हैं, हिज, ठीक। और कार्य की वर्क, अब ये कार्य जो है हमारा क्या हो गया, नाउन, ठीक। तो हिज वर्क। अब बचा समय, ठीक समय पर, एट द राइट टाइम, ऐसे बन जाएगा। एक बार फिर देखिए, उसने कार्य ठीक समय पर किया, तो उसने की ही। अब इसमें क्रिया आपकी थी कार्य करना, तो कार्य करना की वर्कड हो गई सेकंड फॉर्म। क्या किया, ठीक समय पर, एट द राइट टाइम। अब इसमें कार्य के साथ अपना आ गया, जब अपना आ गया तो ये क्रिया ना रह करके ये हमारी क्या हो गई, नाउन। नाउन हो गया तो हमें करना की क्रिया की लेनी पड़ी, करना, किया। तो किया की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। तो उसने की ही, ये हमारी मैन वर्ब हो गई, डिड, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं रही, ठीक। उसके बाद अपना की अंग्रेजी ही के अनुसार क्या लगा दी, हिज, और कार्य की वर्क, ठीक समय पर, एट द राइट टाइम। आगे देखिए, पिताजी अपने कार्यालय से शाम को वापस लौटते थे, तो सबसे पहले कौन से प्रश्न कीजिए, कौन लौटते थे, पिताजी। तो पिताजी हमारा हो गया सब्जेक्ट, तो सबसे पहले लगा दीजिए सब्जेक्ट पिताजी की, फादर। उसके बाद दिया गया B2, B2 बोला तो क्रिया की सेकंड फॉर्म। तो इसमें आपको लौटना की सेकंड फॉर्म या तो कम बैक लगा दो या रिटर्न लगा दो। तो रिटर्न लगाएंगे तो रिटर्न हो जाएगा, और कम बैक लगाएंगे तो कैम बैक हो जाएगा। तो कम बैक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, कैम बैक, BACK, ठीक। लौटना कैम बैक या रिटर्न हो जाएगा, ठीक। इसके बाद बच्चा कहाँ से लौटे, अपने कार्यालय से। जब एक जगह से दूसरी जगह, जब कहीं से हम अलग होते हैं तो अलग होने के लिए फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। इतनी बात याद रखें कि से लगाओ, और से के लिए कहीं से अलग हट रहे हैं तो से के लिए क्या आता, फ्रॉम। तो वह अपने कार्यालय से अलग हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, से के लिए फ्रॉम। अब बच्चा अपना, अपना की अंग्रेजी पिताजी के अनुसार क्या आएगा, हिज, और कार्यालय की ऑफिस। अब बचा शाम को, शाम को लगा दो इन द इवनिंग या एट इवनिंग। फुल स्टॉप। एक बार फिर देखिए, पिताजी अपने कार्यालय से शाम को वापस लौटते थे, कौन लौटते थे, पिताजी। पिताजी सब्जेक्ट आपका हो गया फादर। अब लौटना चाहे आप रिटर्न लगा दो चाहे कैम बैक लगा दो, ठीक। कहाँ से लौटे, कार्यालय से। तो हमने कहा कहीं से जब अलग होते हैं तो अलग होने के लिए क्या लगाते हैं, फ्रॉम, ठीक। से के लिए यहाँ पे फ्रॉम लगा दिया। अब अपने कार्यालय से पिताजी के अनुसार अपना की अंग्रेजी क्या लगी, हिज, फादर, ठीक। हिज ऑफिस, कार्यालय क्या लगा दी, ऑफिस। अब बचा शाम को इन द इवनिंग, चाहे एट इवनिंग लगा दो। अगर इन लगाएंगे तो द आएगा, एट लगाएंगे तो द का प्रयोग नहीं होगा, फुल स्टॉप। उन बच्चों ने प्रायः कठिन परिश्रम किया, तो किसने किया, उन बच्चों ने। तो उन बच्चों का मतलब दोज, उनकी क्या लगेगी, दोज। बच्चों की क्या होगी, चिल्ड्रन। चाइल्ड का वचन चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रंस नहीं करेंगे, ठीक। ये आपका प्लूरल भी हो गया, तो दोज चिल्ड्रन। अब उसके बाद आपका सब्जेक्ट होने के बाद क्या लगाएंगे, B2। तो B2 क्या है, कठिन परिश्रम करना। अगर हम हार्ड लगाएंगे तो करना, तो फिर क्रिया हमें करना लेनी पड़ेगी। और सीधा कर रहे हैं वर्कड हार्ड, तो सीधा हो जाएगा। तो इसमें क्या कर दो, वर्कड हार्ड। अब ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब प्रायः की ऑफन, तो ऑफन हमें पहले ही लगानी थी यहाँ पे, ऑफन, OFTEN, ठीक। तो ये हो जाएगा, उन बच्चों ने प्रायः कठिन परिश्रम किया। तो उन बच्चों की दीज, दोज चिल्ड्रन, उनकी क्या हो जाएगा, दोज चिल्ड्रन।
अब प्रायः की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, ऑफन। उसके बाद कठिन परिश्रम की वर्कड हार्ड, फुल स्टॉप। आगे देखिए, रूल नंबर 2, जब वाक्य में सदा, सदैव या हमेशा जैसे शब्द निकले तब इनकी अंग्रेजी ऑलवेज B2 से पहले लगाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब वाक्य साधारण ही हो लेकिन ये शब्द दिए जाएं, सदा लगाओ, सदैव लगाओ या हमेशा, तो इन तीनों की अंग्रेजी आप क्या लगाएंगे, ऑलवेज। कहाँ लगाएंगे देखिए ज़रा, और उसके साथ क्या आएगी, B2। ठीक, तो सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं ढूंढ पा रहे तो कौन किससे प्रश्न कीजिए। उसके बाद ऑलवेज, फिर B2 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। वही फार्मूला है, सिर्फ इनके लिए हमने क्या लगा दी, ऑलवेज। ठीक, जैसे वे सदैव ठीक समय पर बाजार जा पहुँचते थे, तो कौन पहुँचते थे, बे, तो बे के लिए क्या आएगा, दे। ठीक, उसके बाद आप सदैव की अंग्रेजी लगा दो, ऑलवेज। ठीक, उसके बाद B2 पहुँचना की क्या हो जाएगी, रीच्ड, रीच, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी रीच्ड। कहाँ पहुँचते थे, ठीक, बाजार, तो क्या आएगा, मार्केट। ठीक, अब बचा ठीक समय पर, एट द राइट टाइम। फुल स्टॉप। एक बार फिर देखो, वे सदैव ठीक समय पर बाजार पहुंचते थे, कौन पहुंचते थे, बे, तो बे के लिए हमने सब्जेक्ट लगा दिया दे। उसके बाद सदैव की अंग्रेजी ऑलवेज, फिर B2 लगाया हमने रीच्ड, फिर बचा हमारा कहाँ पहुंचते थे, मार्केट, बाजार, फिर बचा ठीक समय पर, एट द राइट टाइम। यह बच्चा हमेशा झूठ बोलता था, कौन बोलता था, यह बच्चा। अब यह बच्चा के लिए आप क्या लगाएंगे, दिस चाइल्ड, तो सबसे पहले लगा दो दिस चाइल्ड। एक बच्चा है तो चाइल्ड, अगर ये बच्चे होता तो चिल्ड्रन हो जाता। ठीक, अब दिया गया हमेशा, हमेशा की अंग्रेजी ऑलवेज। उसके बाद आप B2 लगा दो। B2 क्या, झूठ बोलना, झूठ बोलना की टेल होती है, टेल की आपको सेकंड फॉर्म लगानी होगी, तो क्या हो जाएगा, टोल्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा टोल्ड, ए लाई, फुल स्टॉप। आगे दिया गया रूल नंबर 3, अब दिया गया अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक, जब किसी बात को दबाव दे करके कहा जाता है एवं हिंदी क्रिया के साथ तो आता है, तब हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है, फिर B2 का प्रयोग नहीं करते हैं। सीधी सी बात, आप ये ध्यान रखें, यदि आपका वाक्य साधारण है तो साधारण में अभी तक हम B2 लगाते थे, लेकिन अब B2 नहीं लगाएंगे। कब, जब वाक्य में दबाव प्रकट हो, जब दबाव प्रकट हो और हिंदी क्रिया के साथ तो लगा हो। कैसे जानेंगे, देखिए जरा आगे, जैसे इसमें दिया गया सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद दिया गया डिड, फिर दिया गया B1। अब जब दबाव दे करके कहा जाएगा तो क्या नहीं आएगा, B2, और क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। ये चीज़ ध्यान रखें, दबाव प्रकट होगा और हिंदी क्रिया के साथ क्या आएगा, तो। जैसे देखिए जरा, मेरा भाई वहाँ गया तो था, तो दबाव दिया जा रहा है कि आपका भाई आया भी नहीं। तो सीधी सी बात है, जब किसी वाक्य में दबाव दिया जाए तो ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर B2 का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे देखिए, पहले सब्जेक्ट लगा दो, जैसे वह यहाँ आती तो है, इसका मतलब तुम आते भी नहीं हो, तो ये ऐसा दबाव प्रकट होता है। या कहते हैं कि वह झाड़ू लगाती तो है, आप लगाती भी नहीं हो, तो ये ऐसे वाक्यों में दबाव जब प्रकट होता है तो साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर आप B2 का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, और हिंदी क्रिया के साथ क्या लगा हो, तो जैसे देखिए, मेरा भाई वहाँ गया तो था, तो इसमें क्या प्रकट हो रहा है, दबाव। तो इसे कैसे बनाएंगे, देखो, मेरा भाई की लगा दो माई ब्रदर, कौन गया था, मेरा भाई। उसके बाद आप लगा दो हेल्पिंग वर्ब डिड। ठीक, उसके बाद आप B1 लगा दो, जाना गया कि गो, वैसे बेंट हो जाती लेकिन इसमें दबाव प्रकट हो रहा है तो गो, कहाँ गया, वहाँ। अब एक चीज़ याद रखें कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं से अलग हो रहे हैं तो फ्रॉम लगा दो, और कहीं जुड़ रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, तो गो टू। अब वहाँ के लिए लगा दो आप देयर, फुल स्टॉप, ये बन गया। ठीक, एक बार फिर देखो, मेरा भाई वहाँ गया तो था, तो सबसे पहले कौन गया था, मेरा भाई माई ब्रदर। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड, अब B1 ही लगाएंगे, गो, एक जगह से दूसरी जगह के लिए क्या लगा दिया, टू,
और वहाँ के लिए देयर। आगे देखिए, अब रूल नंबर 4 आया आपका, निगेटिव सेंटेंस बोला तो नकारात्मक वाक्य। निगेटिव में क्या होता है? नकारात्मक, किसी भी बात को स्वीकार न करना, मना कर देना, ऐसे वाक्य नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। जब वाक्य में नहीं लगा हो तब एक वचन एवं बहुवचन सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट प्लस B1 का प्रयोग करते हैं। सीधी सी बात है, यदि हिंदी का वाक्य है उसमें नहीं लगा है तो आप डिड नॉट प्लस B1 का प्रयोग करेंगे। फिर आप किसका प्रयोग नहीं करेंगे? B2 का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर क्रिया की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे यदि उसमें नहीं लगा केवल। ठीक, जैसे देखिए, पहले सब्जेक्ट वो कौन किसने से कर्ता ढूंढिए, उसके बाद नहीं लगा हो तो डिड नॉट लगा दो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, सभी के साथ आपको डिड नॉट लगाना होगा। ठीक, उसके बाद B1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर आप ना शब्द वाली क्रिया और ऑब्जेक्ट किसे क्या कहाँ, 3 चीज़ें याद रखें। जैसे दिया गया, कुम्हार ने कई बर्तन समय पर नहीं बनाई, तो किसने नहीं बनाई? कुम्हार ने। तो कुम्हार की लगा दो द पॉटर। ठीक, द पॉटर। अब उसके बाद आप क्या लगाना? डिड नॉट। अब डिड नॉट के लिए नहीं लगा दिया तो नहीं के लिए आप लगा दो डिड नॉट। उसके बाद B1 लगा दो। B1 बनाना क्या हो जाएगी? मेक। ठीक, ये मेक हो गई। अब क्या बनाए? कई बर्तन, तो कई बर्तन क्या लगा दो? मैनी पॉट्स। मैनी पॉट्स। उसके बाद बचा समय पर। समय पर लगा दो ऑन टाइम, इन टाइम, एट टाइम, जो भी इच्छा हो सो लगा सकते हैं। तो ऑन टाइम फुल स्टॉप। एक बार फिर देख लो, कुम्हार ने कई बर्तन समय पर नहीं बनाए, तो किसने बनाए? कुम्हार ने। द पॉटर। नहीं के लिए डिड नॉट। ठीक, बनाना की मेक। क्या बनाए? कई बर्तन, मैनी पॉट्स। समय पर ऑन टाइम। ऐसे कुछ लड़के मुझे अब रास्ते में नहीं मिलते थे। तो कौन नहीं मिलते थे? ऐसे कुछ लड़के। तो हमने कहा था यदि वाक्य में ऐसा, ऐसी, ऐसे लगा हो और इसके साथ यदि नाउन दिया जाए तो आप सच लगा दो। यदि नाउन ना दिया जाए तो वाक्य के अंत में क्या लगा दो? सो। जैसे दिया गया ऐसे कुछ लड़के, तो सबसे पहले ऐसे की सच और कुछ की सम, लड़कों की बॉयज। ठीक, ये तो आपका हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद लगाना नहीं के लिए डिड नॉट। क्या लगा दो? डिड नॉट। अब आप लगा दो B1। B1 क्या है? मिलना। मिलना की मीट, MEET। किससे मिले? मुझसे। मुझसे की मी, ये ऑब्जेक्ट हो गया ना। कहाँ मिले? रास्ते में, ऑन द वे। यदि सड़क होता तो रोड हो जाता। कब मिले? अब की लगा दो नाउ। एक बार फिर देखो, ऐसे कुछ लड़के मुझे अब रास्ते में नहीं मिलते थे। कौन नहीं मिलते? ऐसे कुछ लड़के, तो सम बॉयज दिया गया ना। सच सम बॉयज। नहीं के लिए डिड नॉट। मिलना की मीट। किससे मिले? मुझसे मी। कहाँ मिले? रास्ते में, ऑन द वे। कब मिले? अब की लगा दो ना, फुल स्टॉप। आगे देखिए, रूल नंबर 5 ये कह रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस बोला तो नकारात्मक वाक्य, जब वाक्य में कभी ना या कभी नहीं जैसे शब्द निकले तब कभी ना या कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर लगा करके B2 का प्रयोग करते हैं। अब आप इसमें कॉन्सेप्ट ये समझें कि इससे पहले दिया गया था यदि नहीं लगा हो तो नॉट का प्रयोग करते थे और नॉट के साथ B1 आती थी। अब इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ये ध्यान देना है कि अगर वो कभी और नहीं दोनों चीज़ें दे रहे हैं, केवल नहीं आता था तो डिड नॉट B1 लगता था और कभी नहीं आ रहा दोनों साथ में आ रहे हैं। कहने का मतलब दोनों चीज़ें वाक्य में प्रयोग की जा रही, कभी और नहीं, तो आप कभी नहीं के लिए तो नेवर लगा दो और फिर आप B2 का प्रयोग करेंगे और हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, ना B1 लगाएंगे और ना डिड लगाएंगे। अगर डिड लगेगी तो मुख्य क्रिया के रूप में लगेगी, वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं लगेगी। तो एक बार तो आगे कह रहा है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, सब पहले फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट फिर नेवर और B2 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे बहन जी शाम को मंदिर कभी नहीं गई, कौन नहीं गई? बहन जी, तो बहन जी की लगा दो सिस्टर। ठीक, उसके बाद आपको लगाना कभी नहीं, कभी नहीं की अंग्रेजी क्या आएगा? नेवर। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लगेगी क्योंकि इसमें क्या दिया? कभी नहीं। अगर केवल नहीं होता तो डिड नॉट लगाते तो B1 भी लगती और कभी नहीं दोनों चीज़ें हों तो आप B2 का प्रयोग करेंगे नेवर लगाकर।
तो इसमें जाना, गई, गई की सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट। कहाँ गई, मंदिर। अभी हमने बताया था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो वेंट टू टेम्पल। शाम को इन द इवनिंग, एट इवनिंग, फुल स्टॉप। एक बार फिर देखो, बहन जी शाम को मंदिर कभी नहीं गई, कौन नहीं गई, बहन जी, सिस्टर। कभी नहीं के लिए नेवर। जाना की सेकंड वर्ब वेंट, एक जगह से दूसरी जगह के लिए टू, फिर दिया गया मंदिर के लिए टेम्पल, शाम को एट इवनिंग। उन छात्रों ने इस विषय पर कभी नहीं बोला, किसने नहीं बोला, उन छात्रों ने। तो उन छात्रों की क्या आएगी, दोज स्टूडेंट्स, क्या आएगी, दोज। दोज स्टूडेंट्स। अब आपको लगाना होगा नेवर, कभी नहीं अंग्रेजी क्या लगाएंगे, नेवर। अब उसके बाद B2 लगाना, बोलना की सेकंड वर्ब क्या होगी, स्पीक की स्पॉक हो जाएगी ना, SPOKE। अब इस विषय पर एट दिस टॉपिक, फुल स्टॉप। एक बार फिर देखो, उन छात्रों ने इस विषय पर कभी नहीं बोला, किसने नहीं बोला, उन छात्रों ने। तो दोज स्टूडेंट्स, ठीक, कभी नहीं कि नेवर, बोलना की सेकंड वर्ब स्पॉक, इस विषय पर एट दिस टॉपिक। आगे देखिए, अब आपका रूल नंबर दिया गया 6, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। याद रखना है कि इंटेरोगेटिव में दो हेडिंग होती हैं, एक सिंगल इंटेरोगेटिव होती है, एक डबल। जो सिंगल होती है वो क्या से शुरू होती है, जो डबल होती है उसके मध्य में कब, क्यों, कैसे, कितना, कितनी, कौन सी ये शब्द आते हैं, वो डबल कहलाती है। जैसे देखिए इसमें दिया गया ए बोला तो सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक ऐरा प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे दिया गया सबसे पहले इंटेरोगेटिव, जो सिंगल इंटेरोगेटिव होगा उसमें सबसे पहले डिड लगाएंगे आप, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। यदि वाक्य में ये शब्द दिए जाएं तो आप लगा दो, अन्यथा मत लगाएं। अगर कभी नहीं दिया जाए तो नेवर लग जाएगा, केवल कभी दे रहे तो एवर लग जाएगा, अगर नहीं दे रहे तो नॉट लग जाएगा, अगर ना दें तो ना लगाएं। तो B1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब एक चीज़ ये ध्यान दो कि कभी नहीं आए अगर क्या वाले वाक्यों में, तो फिर B1 का ही प्रयोग करेंगे, फिर B2 का प्रयोग नहीं करें। क्यों? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हो रहा है। जहाँ डिड का प्रयोग, जहाँ हेल्पिंग वर्ब प्रयोग की जाती है वहाँ B2 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात याद रखें, वहाँ B1 ही लगेगी। तो क्या मिस्टर राम लखन प्रतिदिन बाजार जाते थे, कौन जाते थे, मिस्टर राम लखन। तो मिस्टर राम लखन सब्जेक्ट हो गया, उससे पहले हमें क्या लगाना, डिड। अब सब्जेक्ट आपका मिस्टर राम लखन, मिस्टर राम लखन। उसके बाद आपको ये देखो, इनमें से कोई शब्द आया, कभी नहीं, है नहीं, कभी है नहीं, नॉट नहीं, है नहीं, तो ये चीज़ें मत लगाएं। तो आप क्रिया लगा दो, जाना, जाना की क्या होगी, गो, B1 लगेगी गो। कहाँ जा रहे, बाजार, तो एक जगह से दूसरी जगह के लिए क्या आएगा, टू, और बाजार की मार्केट। प्रतिदिन की लगा दो डेली, चाहे डेली लगा दो चाहे एवरीडे कर दो। अब प्रश्नवाचक चिन्ह, यदि आप प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे तो भी वाक्य गलत माना जाएगा। एक बार फिर देखो, क्या मिस्टर राम लखन प्रतिदिन बाजार जाते थे, तो कौन जाते थे, मिस्टर राम लखन। तो सबसे पहले आप डिड लगाओ, फिर कर्ता मिस्टर राम लखन हो गया, फिर जाना गो हो गई, एक जगह से दूसरी जगह के लिए टू का प्रयोग किया, और बाजार के लिए मार्केट हो गया, डेली DAILY। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या आपने खाना समय पर नहीं खाया, किसने नहीं खाया, आपने। तो आपने सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिड, फिर सब्जेक्ट लगा दो आपकी यू। अब इनमें से देखो कोई चीज़ आई, नहीं, नहीं के लिए क्या बताया, नॉट। उसके बाद आप B1 खाना, खाना क्या हो जी, ईट, B1 होती है ईट, और खाना की होगी फूड, ईट द फूड, ईट द फूड। ईट द फूड। अब बचा समय पर, ऑन टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, क्या आपने खाना समय पर नहीं खाया, किसने नहीं खाया, आपने। तो सबसे पहले डिड, आपने सब्जेक्ट यू, नहीं के लिए नॉट, क्रिया है ईट, ऑब्जेक्ट है फूड, शेष भाग हो गया ऑन टाइम। क्या डॉक्टर साहब ने सभी मरीजों को ठीक समय पर कभी नहीं देखा, तो किसने नहीं देखा, डॉक्टर साहब ने। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा, डिड, उसके पास सब्जेक्ट लगा दो द डॉक्टर,
उसके बाद आप इसमें देखो क्या आ गया, कभी नहीं, तो कभी नहीं की क्या आएगी, नेवर। अब नेवर के साथ B2 नहीं लगेगा क्योंकि आगे क्या लगा, डिड। तो हमने कहा जहाँ डिड होगा वहाँ B2 का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ क्या आएगा, B1। ठीक, तो अब क्रिया क्या आपकी, देखना, देख। जब डॉक्टर साहब देखे तो एग्जामाइन लगेगा क्योंकि एग्जामाइन वो चेक करते हैं, जैसे एग्जामाइन, EXAMINE, एग्जामाइन। ठीक, ये डॉक्टर जब देखते हैं तो ये वाली लगती है, वैसे हम तुम देखते हैं तो लुक ऐसी है, इनका प्रयोग करते हैं, तो एग्जामाइन। अब दिया गया किसे देखा, सभी मरीजों को, तो ऑल पेशेंट्स हो जाएगा। ऑल पेशेंट्स। अब बचा इस पर ठीक समय पर, एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम। ठीक, एग्जामाइन ऑल, यहाँ से क्या हट गया, ऑल। ठीक, अब लगा दो प्रश्नवाचक चिन्ह। एक बार फिर देखो, क्या डॉक्टर साहब ने सभी मरीजों को ठीक समय पर कभी नहीं देखा, किसने नहीं देखा, डॉक्टर साहब ने। तो सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, कभी नहीं नेवर, देखना एग्जामाइन, सभी मरीजों को ऑल पेशेंट्स, फिर दिया एट द राइट टाइम। क्या आपने कभी उसे पीटा, किसने, आपने। तो सबसे पहले आएगा डिड, फिर आप सब्जेक्ट यू, YOU। अब दिया गया इसमें केवल कभी, तो कभी दिया जाए तो एवर, और पीटना की बीट, उसे की हिम, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या आपने उसे कभी पीटा, तो सबसे पहले डिड, आपने यू, कभी की एवर, पीटना बीट, उसे की हिम। आगे देखिए, रूल नंबर दिया गया आपका 7। इंटरोगेटिव में डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य। जब वाक्य के मध्य में प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड आए तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। Q मानी क्वेश्चन, W मानी वर्ड, इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे देखिए आगे, जैसे दिया गया जब वाक्य के मध्य में, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद ये पूरा फॉर्मूला ऊपर वाला ही है, डिड, सब्जेक्ट, यदि ये चीज़ें दी जाएं तो लगा दो, अन्यथा B1 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उस लड़की ने आपको कब बुलाया था, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगेगा कब, तो कब की अंग्रेजी क्या आएगी, वैन। ठीक, अब उसके बाद आप लगा दो हेल्पिंग वर्ब डिड। ठीक, डिड के बाद आपको लगाना सब्जेक्ट, उस लड़की की, दैट गर्ल। ठीक, उसके बाद इसमें से देखो कोई चीज़ आई, कभी नहीं, है नहीं, कभी है नहीं, नहीं है नहीं, तो आपको लगाना B1। B1 क्या, बुलाना, बुलाना की कॉल, किसे बुलाया, आपको, आपकी यू, प्रश्नवाचक चिन्ह। उस लड़की ने आपको कब बुलाया, तो कब की अंग्रेजी वैन, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, उस लड़की की दैट गर्ल, बुलाना की कॉल, आपकी यू, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रबंधक जी ने अच्छी तरह व्यवस्था क्यों नहीं की थी, तो दिया गया प्रबंधक जी ने अच्छी तरह व्यवस्था क्यों नहीं की, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी लगा दो वाई। ठीक, अब किसने की, प्रबंधक जी ने, तो सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब डिड, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड। उसके बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, द मैनेजर। ठीक, प्रबंधक जी की मैनेजर। अब इसमें दिया गया नहीं, तो नहीं के लिए लगा दो नॉट। अब व्यवस्था करना की होती है मैनेज, क्या होती है, मैनेज, MANAGE, मैनेज, अच्छी तरह लगा दो वेल, WELL, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एक बार फिर देखो, प्रबंधक जी ने अच्छी तरह व्यवस्था क्यों नहीं की, तो क्यों की अंग्रेजी वाई, हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट हो गया द मैनेजर, नहीं के लिए नोट, और व्यवस्था करना मैनेज, अच्छी तरह की वेल, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आगे दिया गया रूल नंबर 8, 8वां रूल देखिए, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक सी सेक्शन होता है।
इसमें आपको याद रखना है कि जब वाक्य में कौन या किसने लगा हो तो कौन या किसने की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, हु, और ये स्वयं कर्ता होता है। ठीक, जब वाक्य में कौन या किसने लगा हो तो कौन या किसने की अंग्रेजी हु लगाते हैं और ये स्वयं कर्ता होता है। ऐसे वाक्यों में दो सूत्र याद रखना, ए माने अफर्मेटिव, एन माने निगेटिव। यदि वाक्य साधारण हो तो B2 लगाएंगे और यदि वाक्य में नहीं लगा हो तो आप डिड नॉट लगा करके B1। तो याद रखें, जहाँ B2 होगा वहाँ डिड नॉट नहीं जाएगा और जहाँ डिड नॉट होगा वहाँ B2 नहीं जाएगा। तो सबसे पहले उस समय कौन आया था, तो ये वाक्य आपका कैसा है, पॉजिटिव, बोला तो अफर्मेटिव। तो इसमें किसका प्रयोग हुआ, ऊपर वाला फार्मूला, सबसे पहले हु फिर B2 ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उस समय यहाँ कौन आया था तो सबसे पहले कौन की लगेगी हु, उसके बाद B2 लगानो आना की कैम, सेकंड फॉर यहाँ की कैम टू हेयर। हमने कहा एक जगह से दूसरी जगह के लिए टू और यहाँ की हेयर, और उस समय क्या लगाएंगे, एट दैट टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह। आगे समझिए, देखना एक बार, उस समय यहाँ कौन आया था, ये वाक्य कैसा है, साधारण, तो सूत्र कौन सा लगेगा, ऊपर वाला। सबसे पहले कौन की हु, आना सेकंड फॉर्म कैम, एक जगह से दूसरी जगह के लिए टू और यहाँ के लिए हेयर, समय, उस समय एट दैट टाइम, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक, आगे दिया यह पुस्तक अभी तक किसने नहीं खरीदी, तो सबसे पहले आप किसने की लगाएंगे हु। अब इसमें दिया गया नहीं, तो ये वाक्य हमारा हो गया निगेटिव। जब निगेटिव हो गया तो फॉर्मूला बदल जाएगा, नीचे वाला लग जाएगा डिड नॉट प्लस B1। अब आप B2 का प्रयोग नहीं करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या हु लग गया, आप क्या लगाएंगे, नहीं के लिए डिड नॉट, डिड नॉट। उसके बाद आपको लगाना B1 खरीदना की बाई, क्या खरीद रहे हैं, यह पुस्तक, तो दिस बुक। उसके बाद दिया अभी तक की जस्ट नाउ, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये वाक्य थे, ये तो आपके ये टेंस पूरा फिनिश हो गया है। ठीक, आगे अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको मिलेगा। दैट्स ऑल।